हेलो एवरीवन, वेलकम टू DLED बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। तो बच्चों, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था और वह अभी रह गया था, इस वजह से आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है वो पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक कौन कौन होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या समस्याएँ हैं उनकी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण इन 4 रूपों से किया जाता है। पहला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से। शारीरिक रूप से बच्चों का 4 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। जो दृष्टि विकलांग बालक हैं, यानी कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, विजुअल इम्पेयर्ड हैं। वाणी विकलांग इस बालक जो कि बोलने में अक्षम है। श्रवण दुर्बल बालक जो कि सुनने में अक्षम है, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं। और गत्यात्मक अक्षम बालक, यानी कि जो अपनी मोटर स्किल्स हैं उनमें अक्षम है। दूसरा है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक जो हैं, तो वो कौन कौन से हैं? प्रतिभा संपन्न बालक, यानी कि जिनको हम गिफ्टेड चाइल्ड भी कह देते हैं। सृजनात्मक बालक, जिसको हम क्रिएटिव चाइल्ड बोलते हैं। मानसिक मंद बालक, यानी कि मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, जो कि मानसिक बुद्धि से मंद होता है। तीसरा है शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। तो शैक्षिक रूप से कौन कौन बालक विशिष्ट होते हैं? जो शैक्षिक तीव्र बालक होते हैं, जो फास्ट लर्नर जिनको हम कह देते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन स्कॉलेस्टिक वे से, और सीखने में अयोग्य बालक, स्लो लर्नर्स जिनको बोलते हैं। और चौथा है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इनमें कौन कौन से बालक आते हैं? कुसमायोजित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, विचलित बालक, नशे के आदी बालक और संवेगात्मक रूप से विचलित बालक, जो इमोशनली स्टेबल नहीं रहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में डिटेल से। मीनिंग ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। बच्चों, विद्यालय में कई तरह के बालक पढ़ते हैं। किसी की बुद्धि लब्धि कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की एवरेज होती है। तो आइए जानते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड कैसे होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है, कैसे वो कार्य करते हैं। प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है और बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कई अधिक होती है। इनका जो IQ लेवल होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ये ज्ञान प्राप्त करने में श्रेष्ठ होते हैं तथा परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर सभी को चकित कर देते हैं। इनकी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और सूझ शक्ति बहुत अधिक होती है और इनका ध्यान विस्तार भी अधिक होता है तथा वे अपने ध्यान को देर तक केंद्रित कर रख सकते हैं। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 100 होती है। मैंने बताया था बच्चों आपको लास्ट वाली क्लास में, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो IQ लेवल होती है वो 90 to 100 होती है। ऐसे स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी अधिक होनी चाहिए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि 120 से कितनी 120 से अधिक बुद्धि लब्धि रखने वाले बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक की होती है। इस प्रकार के बालक समाज में प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। बालकों की तरह बालिकाएं भी प्रतिभाशाली होती हैं। इस प्रकार के बालकों की संख्या विद्यालय में 10 से 15% से अधिक नहीं होती। विभिन्न विद्वानों ने प्रतिभाशाली बालक की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार से दी हैं। आइए बच्चों, प्रतिभाशाली बालक की परिभाषाएं जानते हैं। पहली परिभाषा हैविंगहर्स्ट के अनुसार। हैविंगहर्स्ट के अनुसार
प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई भी कार्य दिया जाए तो वो निरंतर उसे कुशल तरीके से करते हैं। अब्दुल रऊफ के अनुसार प्राय उच्च बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली होने का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है। प्रेम पसरीचा ने प्रतिभाशाली बालक को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। आगे टर्मन के अनुसार ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि जिन 140 से ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। टर्मन के अनुसार कौन से बालक प्रतिभाशाली होते हैं? जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है। वीटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। किर्क के अनुसार सैमुअल किर्क महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में श्रेष्ठ योग्यता होते हैं जिसके द्वारा तथ्यों, विचारों तथा संबंधों के साथ कार्य को पूर्ण किया जाता है। अब इनकी विशेषताएं जानते हैं बच्चों। प्रतिभाशाली बालक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है। प्रतिभाशाली बालक रटने की जगह समझने में विश्वास रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक का शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी बहुत ब्रॉड होती है, विस्तृत होती है। प्रतिभाशाली बालक कठिन कार्य को सुगमतापूर्वक कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से वो किसी भी कठिन कार्य को कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक का चिंतन मौलिक होता है। प्रतिभाशाली बालक का ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि जितने भी सेंसेस होते हैं उनकी वो बहुत ही तीव्र गति से विकास करते हैं। प्रतिभाशाली बालक में सृजनशीलता का गुण पाया जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी का। प्रतिभाशाली बालक सुगमता से याद कर लेते हैं, मतलब उनको याद करने में अधिक कठिनाई नहीं आती। प्रतिभाशाली बालक स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की रुचि अधिक होती है। अब हम बच्चों इनकी समस्याएं देखेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। पहली है परिवार समायोजन। माता पिता अपनी बालक की प्रतिभाओं को ठीक से समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। घर से अपेक्षित मान्यता व सहयोग न मिलने के कारण उनकी प्रतिभाओं का समुचित विकास नहीं हो पाता और अपने ही घर में ऐसे बालक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे समाज में कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या वो कितना बेहतर कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो बालक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, वो बालक अपने घर में असुरक्षित की भावना महसूस करते हैं। स्कूल समायोजन। स्कूल में प्रवेश सामान्य बालकों की तरह होता है, परंतु प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक समस्या अधिक तीव्र होती है, इसलिए साधारण शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं हो पाते। वे हर समय नई चीज़ें जानने के जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण ऐसे बालक अपने अध्यापक और साथियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। सामान्य बालक भी इससे ईर्ष्या करने लगते हैं। समाज में समायोजन। बुद्धि में उत्तम होने के कारण प्रतिभाशाली बालकों को सीखने के लिए साथी नहीं मिलते। इस प्रकार उनका सामाजिक विकास रुक जाता है। कई बार
दूसरे समुदाय में रहने के कारण वहाँ के रीति रिवाज, बच्चों का समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। स्कूल, विषयों और व्यवस्था चयन की समस्या। प्रतिभाशाली बालकों की अभिरुचि भिन्न होती है। उनके समुचित विकास के लिए किसी एक विषय का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में यही समस्या उचित व्यवस्थाएं चयन में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। अभिमान का विकास। कई बार कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों की ओर से अध्यापक द्वारा अधिक ध्यान देने से यह बालक स्वयं को सामान्य बालकों की तुलना में स्वयं को सामान्य बालकों को तुच्छ समझते हैं। उनके कारण उनमें अभिमान पनप जाता है। प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालकों में मधुर संबंध नहीं होता और वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं। सही बात है बच्चों। एक और जहाँ प्रतिभाशाली बालक और वो बहुत कुछ जानता है क्योंकि उसकी बुद्धि तीव्र है, और जो सामान्य बालक है जो इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो टीचर का ध्यान सबसे ज़्यादा उसकी तरफ ही जाता है जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हो। इस वजह से जो सामान्य बालक होते हैं वो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन से, और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो सामान्य बालकों को तुच्छ समझने लगते हैं। अब आते हैं शिक्षण विधि पर। यह बात सर्वमान्य है कि प्रतिभाशाली बालकों को विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। सामान्य शिक्षण विधि से कई बार प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं होते हैं तथा कई बार कक्षा में समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार के वातावरण में प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट एवं स्वयं को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अब इनके शिक्षा के प्रावधान देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा त्वरित गति से सीखते हैं। उनकी सूझ शक्ति और ध्यान विस्तार अच्छा होता है। उनका बौद्धिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास सामान्य बालकों से कहीं अधिक होता है। परिणाम स्वरूप प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक योजना को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसी योजना होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। पहला, विद्यालय। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों और क्षमताओं के अनुरूप उन्हें पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करें। इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करने से उनकी बौद्धिक प्रतिभा का दुरुपयोग होता है। परिणाम स्वरूप विद्यालय को प्रतिभाशाली बालकों को उनकी विशिष्ट श्रेणी में विभक्त कर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्कृष्ट प्रतिभावान, विशिष्ट प्रतिभावान और प्रतिभावान बालकों के हेतु अलग कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बालकों की शिक्षा हेतु विद्यालय का स्तर उच्च होना चाहिए। जब शिक्षा की क्वालिटी अच्छी होगी, विद्यालय का स्तर ऊंचा होगा, तो जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं वो और भी अच्छी तरह से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी क्वालिटीज़ को और भी बेहतर बनाकर और भी अच्छा कार्य करेंगे। दूसरा है पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस, कोर्स। बच्चों, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ विशिष्ट बालकों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। किस लिए की जानी चाहिए? क्योंकि ये उनकी क्वालिटीज़ को और उभारता है। यदि विद्यालय उच्च कोटि का है तो पाठ्यक्रम की रचना प्रतिभावान बालकों के अनुरूप की जानी चाहिए। इन बालकों के लिए उन्नत और विशिष्ट पाठ विषयों का चयन किया जाना चाहिए।
इन बालकों की आवश्यकताओं और उपयोगिता के अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हीं के अनुसार कोर्स में और सिलेबस में थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। विशिष्ट एवं विस्तृत अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इन बालकों के लिए आधुनिक व्यावसायिक और तकनीकी विषयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखते हैं कि इनके लिए शिक्षक को कैसे कैसे कार्य करने चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों का ही चयन किया जाना चाहिए, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। शिक्षकों को प्रतिभाशाली बालकों के मनोविज्ञान से पूर्ण परिचित होना चाहिए, मतलब उनकी साइकोलॉजी से, कि प्रतिभाशाली बालकों की साइकोलॉजी कैसी होती है उसके बारे में एक शिक्षक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उनमें बालकों की चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। इन बालकों को शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को बालकों पर लादना नहीं चाहिए। शिक्षक को बालकों में सृजनात्मक चेतना का विकास करने में सहयोग देना चाहिए। उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न बालक को प्रतिभावान शिक्षक ही उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। शिक्षण कक्ष। प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण कक्ष साफ सुथरा, प्रकाशयुक्त और हवादार होना चाहिए। बच्चों किस लिए होना चाहिए? बच्चों, हम सभी जानते हैं एनवायरनमेंट हमारे जीवन में बहुत अहम रोल रखता है। अब अगर उन्हें वातावरण ही इतना अच्छा ना मिले, साफ सुथरा ना मिले, प्रकाशयुक्त ना मिले, तो वो अच्छी तरह से कैसे अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? उसमें सहायक उपकरण और आधुनिक साज सज्जा होनी चाहिए। दीवारों पर आवश्यक चार्ट मैप आदि होने चाहिए और फर्नीचर व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था। विद्यालय में प्रतिभाशाली बालकों के हेतु अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि जो स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं वो भी बच्चों को लगानी चाहिए, बच्चों के लिए विद्यालय को लगानी चाहिए। इस कक्षा में विशिष्ट प्रतिभा संपन्न बालक ही रखे जाने चाहिए। इन कक्षाओं के आयोजन से छात्रों की जिज्ञासा शांत हो सकेगी और वे समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकेंगे। अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था विद्यालय के नियमित कार्यक्रमों के साथ ही लगाई जा सकती है। इन कक्षाओं में शिक्षण हेतु बाहर से उच्च कोटि के शिक्षकों को बुलाया जाना चाहिए, यानी कि अगर हम अतिरिक्त क्लास यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस अगर हम बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो उनके लिए बाहर से उच्च कोटि के शिक्षकों को भी बुलाया जा सकता है। इन कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट तकनीकी ज्ञान प्रदान करने और विचार विमर्श करने का भी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जो भी ये क्लासेस लगेंगी एक्स्ट्रा क्लासेस, उनमें गिफ्टेड चिल्ड्रन को विशिष्ट तकनीक, जो टेक्नोलॉजी है वो उसका ज्ञान देना चाहिए और विचार विमर्श करने का भी उनको अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज शेयर कर सकते हैं। आखिर वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभावान बालक हैं वो। और छठा है विशिष्ट कक्ष की व्यवस्था। इस कक्ष की व्यवस्था बुद्धिलब्धि के आधार पर की जानी चाहिए। इन कक्षाओं का आयोजन कुछ विशिष्ट विषयों के शिक्षण हेतु किया जाना चाहिए। शिक्षक विषय में पारंगत होने चाहिए। इस प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से बालक विषयी ज्ञान को गहराई से समझ सकेंगे और उन्हें नवीनतम ज्ञान की जानकारी प्राप्त होगी। सातवां है निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रतिभाशाली बालकों के समुचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। भाई बालक चाहे कैसे भी हो, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग हर बालक को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी क्षमताओं का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का पूर्ण रूप से फ़ायदा अच्छी तरह से उठा पाए, एक बेहतर कदम की ओर अपना कार्य कर पाए।
उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के परिणाम को देखकर ही उन्हें परामर्श एवं निर्देशन दिया जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि बालक निर्देशन के आधार पर कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। निर्देशन बहुआयामी एवं उत्साहवर्धक होने चाहिए, यानी कि जो गाइडेंस है वो मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए और बच्चों का मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। प्रगति अभिलेख। नर्सरी विद्यालय में प्रवेश के समय ही प्रतिभाशाली बालकों का प्रगति अभिलेख बनाया जाना चाहिए। यह अभिलेख उनकी बौद्धिक प्रतिभा की जानकारी देता है। प्रगति अभिलेख में बालक की पूर्व जानकारी और वर्तमान प्रगति का उल्लेख होना चाहिए। किस किस का होना चाहिए? एक तो जो बालक की पूर्व जानकारी है उसका, और दूसरा वर्तमान प्रगति में उसने क्या वर्तमान में उसने क्या प्रगति की है, इस चीज़ का डिटेल में उल्लेख होना चाहिए। इस अभिलेख में बालक द्वारा चयनित विषय ग्राह्यता की अवधि, ध्यान, रुझान, ध्यान विस्तार, शैक्षिक स्तर आदि का उल्लेख होना चाहिए। शिक्षण प्रबंध और निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रगति अभिलेख के आधार पर ही प्रतिभाशाली बालकों का वर्गीकरण संभव है। अभिलेख में वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही आकलन हो और व्यक्तिगत निष्ठता का उसमें कोई स्थान ना हो। अब मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों की प्रगति और शिक्षण ग्राह्यता को सुनिश्चित करने हेतु उनका मूल्यांकन भी आवश्यक होता है। जो बालक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है उनकी परख के लिए बहुमुखी मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। प्रभावी शिक्षण हेतु मैरिस फ्री हिल के विचार। प्रतिभाशाली बालकों के प्रभावी शिक्षण के हेतु मैरिस फ्री हिल ने अपनी पुस्तक प्रतिभाशाली बच्चे, उनका मनोविज्ञान और शिक्षण, गिफ्टेड चिल्ड्रन, देयर साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में अत्यंत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। क्या है फ्री हिल के पुस्तक का नाम? प्रतिभाशाली बच्चे, उनका मनोविज्ञान और शिक्षण। आइए बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किन किन आधारों पे की जाती है। तो बच्चे, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान 3 आधार पे की जाती है। पहला परीक्षण के आधार पर, दूसरा शिक्षण निरीक्षण के आधार पर, और तीसरा अभिलेखों के आधार पर। परीक्षण के आधार पर 4 परीक्षण होते हैं जिनसे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। पहला बुद्धि परीक्षण, दूसरा उपलब्धि परीक्षण यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, और तीसरा व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट, और चौथा अभियोगिता परीक्षण। और बुद्धि परीक्षण के अंदर बच्चों 3 परीक्षण आते हैं। मौखिक बुद्धि परीक्षण यानी कि जो ओरल टेस्ट आप जिसको कह सकते हैं, अमौखिक बुद्धि परीक्षण जिसको आप रिटन भी कह सकते हैं, और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी कि जो जो एक्टिविटीज़ की कराई जाती हैं उनका टेस्ट। इसके बाद शिक्षक निरीक्षण के आधार पर कौन कौन से निरीक्षण हैं जिनके आधार पर बालकों की पहचान की जाती है। तो वो हैं, पहला है कक्षा व्यवहार का निरीक्षण, यानी कि बालक जो हैं वो कक्षा में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरीक्षण करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से बालक प्रतिभाशाली हैं, कौन से बालक सामान्य हैं। और दूसरा कक्षा के बाहर बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, इसका भी निरीक्षण करके पता लगाना कि कौन कौन प्रतिभाशाली बालक हैं और कौन से सामान्य बालक हैं। और अभिलेखों के आधार पर 5 प्रकार के अभिलेख हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। पहला संचयी अभिलेख, दूसरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभिलेख, तीसरा स्वास्थ्य अभिलेख, चौथा निर्देशन एवं परामर्श अभिलेख, और 5वां मासिक प्रगति अभिलेख। तो बच्चों, जो बुद्धि लब्धि जो निकाली जाती है बच्चों की, जिससे उनका इंटेलिजेंस मापा जाता है IQ, उसका फॉर्मूला होता है MA × CA/100। MA से मतलब होता है मेंटल एज, जिसको हिंदी में हम कह देते हैं मानसिक आयु, और CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं। तो मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु बटा 100,
इससे हम क्या निकाल लेते हैं, बुद्धिलब्धि निकाल लेते हैं। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो सबसे पहले बिने ने दिया था, और ये आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों वो दिया था विलियम स्टर्न ने। और कब दिया था, 1912 में। कब दिया था, 1912 में स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। और 1916 में टर्मन ने 100 लगाकर इसको रिवाइज किया था और ये बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला बना दिया था। तो बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला बेसिकली किसने बनाया था, टर्मन ने, जो कि है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु बटा 100। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं, अक्षमताएं हैं, उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उनके कितने प्रकार हैं और कितनी कितनी उनकी विशेषताएं हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास आपको कैसी लगी आज की, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।